पोर्टलैंड से 1971 में एक अमेरिकन एयरलाइंस के जहाज को टेक ऑफ हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए एक चिट्ठी उस एयर होस्टेस को पकड़ा दी। उस चिट्ठी में बहुत थोड़ा सा कुछ लिखा था जिसने पूरी अमेरिका में हलचल मचा दी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात है, दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई है। इस वीडियो की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक आदमी जो बिल्कुल बिजनेसमैन जैसा लग रहा था, उसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। उस समय अमेरिका में किसी भी डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी तरह की कोई भी सख्ती नहीं थी। ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का जहाज बोइंग 727 था। इसे 45 मिनट में पोर्टलैंड से सियाटल पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए हुए ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामक ये पैसेंजर इस जहाज में अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करी और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि फ्लाइट में 70s में स्मोकिंग करना अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और उसके पास में बैठी हुई एयर होस्टेस को मुस्कुराते हुए एक एनवलप पकड़ा दिया। एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव ए बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। वो एयर होस्टेस जब डैन के पास आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। अगर हम कहें तो जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की 3 डिमांड्स भी थी। उसे 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक पहले से मौजूद चाहिए था। अपनी डिमांड के लास्ट में उसने उस एयर होस्टेस को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब को फोड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर थे जिन्हें जहाज में होने वाले इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शॉफनर कूपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में कैप्टन के पास गई और कैप्टन को सब बता दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलाउ था, अब वो इंटरकॉम लेकर कूपर के पास आकर बैठ गई, जो कैप्टन और कूपर की बात आपस में करवा रही थी। याद रहे कि यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैक की सारी डिमांड्स पूरी करी जाएंगी। वैसे अथॉरिटीज को यह भी पता था कि डैन कूपर उनसे ज्यादा दूर भागकर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनट में ही सियाटल में लैंड करना था, अब वो अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के आसपास घूमती रही और पैसेंजर्स को ये बोला गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्लेन की लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इसी समय सियाटल के नेशनल बैंक में $20 के 10,000 नोट जिसके सीरियल नंबर नोट करके रख लिए गए थे और पास ही स्काई डाइविंग क्लब से ही 2 पैराशूट भी ले लिए गए।
5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के हिसाब से डैन को पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट के बैग भी दे दिए गए और जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतारने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट और 2 क्रू को जहाज में ही रहने को कहा गया। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ हो गया था। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलऊ के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहें, ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो। जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी सारी डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। इसके बदले उसने डैन को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रेनो या फ्यूनिक्स। डैन कूपर रेनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे भेजा गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनो की तरफ जा रहा था। इतने में डैन कूपर ने अपने पास बैठी टीना मकलऊ को कॉकपिट में जाने को कहा। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ ये देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था और उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी उस समय हुआ उसे आज 50 साल बाद भी डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटे के बाद जब जहाज रेनो में लैंड किया तो पूरे जहाज को अच्छे से चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना डैन कूपर था ना ही कोई बॉम्ब। इसके बाद डैन कूपर का आज तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों में धोखा देकर कहां चला गया? FBI का ये वो केस है जो आज तक बंद नहीं किया गया है। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात साफ थी कि उसने रेनो और सियाटल के बीच में ही कहीं जंप लगाई थी। FBI ने जहाज पर सबूत ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कूपर की टाई, सिगरेट बट्स और एक पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को रेनो और सियाटल के बीच में ही ढूंढा जाता, FBI को यह जानना था कि उसने किस जगह पर प्लेन से जंप किया था। यह जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी जिस बात पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्डिंग की मदद से ये भी पता चल गया कि प्लेन का स्टेयर केस 8:10 पर खुला था। इन सब इंफॉर्मेशन की मदद से डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का आइडिया लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। ये घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला, ना ही कोई ब्रीफकेस या पैसे मिले। हालांकि इस एरिया में इतनी ज्यादा ठंड थी कि सबको ये लगा कि डैन कूपर मर गया होगा। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने पब्लिक से हेल्प लेना शुरू किया। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी न्यूज़पेपर में दिए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका मानना था कि अगर कूपर जिंदा होगा तो वो पैसों को खर्च जरूर करेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस सीरियल नंबर का कोई भी नोट
अभी भी नहीं दिखा है, लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं हुआ था। 9 सालों के बाद यानी कि 1980 में एक वाकया हुआ। सदर्न वॉशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे पर एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है, जहां एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे में नोटों की 3 गड्डियां मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियां थी जो $5,800 थे। बच्चे के पेरेंट्स ये डॉलर लेके FBI के पास गए। लकीली इन नोटों के सीरियल नंबर उन नोटों से मिल गए जो कूपर लेकर गायब हुआ था। डैन कूपर हाईजैक केस में 9 साल के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इसने और ज्यादा उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया ड्रॉप जोन में लोइस रिवर में ये पैसे गिरे होंगे और बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है, यानी ये पैसे लोइस रिवर से टीना बार रिवर तक नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए ये मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा था। ना सिर्फ इतना, बल्कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे बरामद हुए थे, यहां 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैक के 3 साल के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मलबे वाले पैसे इसी रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन से तो ये पता लगता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर कैश को उलझाने के लिए 3 सालों बाद टीना बार बीच पर आकर पैसे डाले थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इंटेरोगेशन की, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेन मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ ले गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो प्लेन में भी छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट्स दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पर डैन कूपर के इस स्केच के अलावा एक टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिसका क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे ये पता चलता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।